हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए मैं शूट कर रहा हूं। आज की वीडियो में पूरे आप 50 प्रश्न को देखेंगे। 50 प्रश्न हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जो प्रश्न आपके 50 प्रश्न हैं, इसमें से कुछ प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर अर्थात विगत वर्ष के और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आगामी वर्ष के एग्जाम में आने की काफ़ी अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, यही आपको बताना है। तो जो आपकी हिंदी है वह भारोपी है कि द्रविड़ भाषा की है कि ऑस्ट्रिक की है कि चीनी तिब्बती है, आपको बता दें। जो हिंदी है वह भारोपी, याद रखेंगे, भारोपी परिवार की भाषा है। इसका मतलब क्या होता है? भारत और यूरोप, याद रखेंगे। जो भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा हिंदी को मानी जाती है। क्योंकि इस भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी और फारसी जैसी अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। और जो आधा से अधिक, जो पूरी दुनिया है ना, उस दुनिया में आधा से अधिक जगहों पे ये भाषा बोली जाती है, जिस कारण हम हिंदी को भारोपी परिवार की भाषा बोलते हैं। और भारोपी परिवार की भाषा में आपकी अंग्रेजी, रूसी और फारसी जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये बातें याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हिंदी के बारे में दोस्तों, तो हिंदी के बारे में कई पॉइंट आपका बना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह जब मैं बताता हूं तो इसको जरूर बताता हूं, क्योंकि जब कई बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप सीख जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखेंगे 10 जनवरी को क्या मनाते हैं प्यारे? तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, हिंदी की जो लिपि है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों? तो देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। और आपसे कहीं भी पूछे देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें प्यारे, तो इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुई है दोस्तों? तो आपको यही बताना होगा। इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। बात करेंगे हिंदी लिपि जो देवनागरी है ना, इस देवनागरी लिपि का मुख्य आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। देवनागरी लिपि की विशेषता होती है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ दोस्तों? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसके लिए सिरो रेखा का प्रयोग करते हैं। ऊपर ऐसे सिरो रेखा, कुछ भी चीजें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कमल लिखा, तो कमल ऐसे लिख के ऊपर ऐसे रेखा खींचते हैं। इसको हम बोलते हैं कि जो देवनागरी लिपि होती है इसके लिए सिरो रेखा का प्रयोग करते हैं। दाएं से बाएं इसको लिखते हैं। दो बात हो गया। तीसरी बात, एक संकेत, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग करते हैं। ये होती है आपकी देवनागरी लिपि की हिंदी, ठीक है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की होगी? तो भारोपी, क्योंकि भारोपी परिवार में एक से अधिक भाषाओं का संग्रह है और जो पूरे विश्व में आधा से अधिक भागों पर बोली जाती है। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रस सिद्धांत का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब देखिएगा, रस का मतलब क्या होता है? आनंद। जहाँ कहीं भी कविता को या पिक्चर को देखने से या किसी फिल्म को देखने से या किसी नाटक को देखने से जो आपके हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग रस बोलते हैं। तो रस सिद्धांत का जनक या प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम रस की परिकल्पना अगर किसी ने की थी तो उनका नाम है भरत मुनि। याद रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनता है, इस चीज को याद रखेंगे। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। आप लोग याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? अगर आपसे पूछे तो तुरंत बता दीजिएगा। भरत मुनि का एक ग्रंथ है और इसमें सर्वप्रथम इन्होंने रस की परिकल्पना की थी। और आपसे पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है प्यारे, तुरंत बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने गए हैं, या भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानिए। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, आप लोग तमाम जगहों पे डेफिनेशन, परिभाषाएं जब अलंकार की आप लोग पढ़ते थे प्यारे, तो वहाँ पे आप पढ़ते थे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिफिनीशन में बहुत जगह पे पढ़े होंगे कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार शब्दों या वाक्यों की शोभा जो बढ़ती है वह अलंकार से बढ़ती है।
तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आभूषण होता है। ये बात आप लोग याद रखना। अलंकार का मतलब होता है वाक्यों या शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं या जो शब्द होते हैं उनको अलंकार बोलते हैं। जिस प्रकार जो स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, तो इसका शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि क्या है दोस्तों, अलंकार को क्या कहा गया? अलंकार को मतलब कि वाक्यों का या शब्दों का शोभा बढ़ाने वाला, ठीक ना, वाक्यों का शोभा बढ़ाने वाला जो शब्द होगा उसको अलंकार बोलिएगा। इस तरह आप लोग कहिए, वाक्यों का शोभा बढ़ाने वाला जो शब्द होगा उसको अलंकार बोलिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको मैं एक एक करके 2-3 चीजें बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आपसे दोहा पूछ लेता है, तो कहीं पे आप आगे बढ़िएगा तो आपको पूछ लेता है सोरठा के बारे में बता दीजिए, और यहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं पे आपका चौपाई पूछेगा, तो कहीं पे आपका रोला पूछ लेगा। तो इसी वीडियो लगे हाथ में चारों चीजों को कवर करा दूं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, याद रखेंगे। इसमें होता क्या है कि इसमें 4 चरण होते हैं, यति गति लगाकर 4 चरण मिलते हैं। और इसमें आपको होता क्या है, जैसे कि पहला और तीसरा, याद रखेंगे। पहला और तीसरा में कितनी कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे विषम में 13 मात्राएं होती हैं, और याद रखेंगे दूसरा और चौथा में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह आप लोग दोहा को कवर करते हैं। और जो सोठा होता है ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दूसरे और चौथे में पहले, याद रखेंगे, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर रोला की बात करें तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। अगर यति की बात करें तो 11 और 13 मिलकर आपका एक यति पूरा करती हैं। इस प्रकार एक लाइन में 24 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग देखेंगे। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ तक एक भाग, मतलब ये चीज और ये चीज, फिर पुनः यहाँ से उठता है ये चीज और यहाँ से उठता है ये चीज। मतलब मैंने यही कहा कि पहला मतलब इसमें, ठीक है ना, इसमें, और इसके बाद पहला और इसके बाद इसमें, तीसरा में, इसमें दोनों में कितनी मात्राएं होंगी? तो 13 मात्राएं होंगी। और इस तरह देखिए दूसरा और चौथा, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी? तो आपकी 11 मात्राएं होंगी। इस तरह हम लोग इसको गिनते हैं लघु और गुरु में। लघु को 1 से दर्शाते हैं और गुरु को 2 से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा? आप लोग सुने हैं, आप लोग जाने हैं कि जो ये पंक्ति दी गई है ना, इस पंक्ति में एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, और वो शब्द है कनक कनक। तो आप लोग उदाहरण में पढ़े हैं अलंकार के, जहां कहीं भी एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। इस बात को याद रखना। एक कनक का मतलब आपका धतूरा है और एक कनक का मतलब आपका सोना है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका है तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो तल्लीन है इसका सही संधि विच्छेद तत् धन लीन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, तत् धन लीन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन। अगर संधि पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी प्यारे। तो इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि आपका हो जाएगी। आगे देखते हैं मृग नयनी, याद रखेंगे मृग यानी में कौन सा समास होगा, इस तरह आप लोग देखेंगे। तो जो आपका मृग यानी है ना दोस्तों, याद रखेंगे मृग यानी में आपका बहुब्रीहि समास होगा। याद रखेंगे मृग यानी में आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। एक्चुअली अगर मृग यानी को आप लोग तोड़ेंगे ना तो एक इसमें टूटेगा। मृग का मतलब हिरण होता है, हिरण में, और नैनी का मतलब आँख में। तो याद रखेंगे हिरण जैसी आंखें, यहाँ पे स्त्री को डिनोट किया जा रहा है, तीसरे की प्रधानता पाई जा रही है। तो इसमें आपका कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका समास की बात करें तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि आपका उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका उत्कर्ष होता है इसका विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का अर्थ होता है, याद रखेंगे, प्रगति या ऊपर उठना या बढ़ना।
याद रखना, इसे आप लोग याद रखेंगे। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? प्रगति करना, ऊपर उठना या आगे बढ़ना, इस क्रम में आप लोग देखेंगे। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा दोस्तों अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? गिरावट, नीचे की तरफ होना, पतन होना, याद रखेंगे। तो इसका विलोम शब्द आपका अपकर्ष हो जाएगा। राइट बात। आगे चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास होगा? आप लोगों को बताया हूं दोस्तों, जो समास में शब्दों को डिनोट करे, जो अंकों को डिनोट करे, जैसे 4, 5, 6, 1, 2, 3, ऐसे मतलब अंक को डिनोट करे, वहां पे आपका कौन सा समास होता है? तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। बात याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म की प्रधानता पाई जाए, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दिन रात, भाई बहन, माता पिता, आजकल में आपका ये सब चीजें हो जाएगा। ठीक ना। तत्पुरुष समास में आपका विभक्ति का लोप होता है। इस तरह आप लोग पहचानिएगा। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। और शब्द है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद जो आपका शब्द है, आप लोग सबसे पहले बताइएगा आशीर्वाद को लिखते कैसे हैं। आप लोग देख लीजिए। आशीर्वाद का जो सही लिखने का रूप है ए है। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। छायावाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कि श्रीधर पाठक जी हैं, कि आपका मुकुटधर पांडे जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको बता दें, हिंदी साहित्य में अगर छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आप बात करेंगे तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को क्या बोलते हैं? छायावाद के प्रवर्तक बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और उनकी रचना जो पहली ध्यान रखेंगे, जो झरना थी, याद रखेंगे झरना थी, यहीं से इन्होंने छायावाद की स्टार्टअप किया था। जो 1918 में इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी झरना, यहीं से इन्होंने छायावाद युग का प्रवर्तक या आंदोलन को शुरुआत करने की बात करें तो यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, आपको यही बताना है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपका अन्वेषण शब्द है ना, याद रखेंगे जो आपका अन्वेषण शब्द है, इसका अगर सही संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुधन के एषण में टूटेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुधन के एषण में ये आपका टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अनुधन एसड़ा में टूटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, आपको यही बताना है। तो जो व वर्ड है, इसका उच्चारण स्थान मैंने बहुत बार बताया, दंतोष्ठ्य होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहट प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे आहट, याद रखेंगे जो आहट में हट आप लोग देख रहे हैं कहाँ, इसमें तो आपका इसमें तो वट है, इसमें भी आपका वट है, इसी में आपका हट है। तो याद रखेंगे घबराहट में आपका क्या है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे सूर्य का स्त्रीलिंग आपका सूर्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अन्वित संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका अन्वित है ना, इसका संधि विच्छेद अनुधन ईत में टूटेगा। किस में टूटेगा प्यारे, ए टूटेगा आपका अनुधन के ईत में। और आप लोगों को पता है कि इसमें याद रखेंगे अनु में आपका क्या है, छोटा ऊ होगा, और इसके बाद आपका इसमें छोटी ई होगा। और आपको पता है कि ऊ के बाद ई आने के बाद याद रखेंगे ऊ का व में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे और यही आपका अन्वित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पय का अनकार्ती शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है। तो पय, पय का जब शब्द में आप लोग अनकार्थी शब्दों का पहचान करिएगा तो आपको मिलेगा कि पय का जो शब्द का अर्थ होता है जल और दूध दोनों होता है। इस तरह आप लोग जल और दूध ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल करेक्ट मान लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वज्रपाणी में कौन सा समास होगा, वज्रपाणी, वज्रपाणी का मतलब ये होता है दोस्तों, याद रखेंगे अपने हाथों में वज्र धारण करता हो, वह व्यक्ति जो अपने हाथों में वज्र धारण करता हो, याद रखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि वज्र धारण कौन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है ना कि जो वज्रपाणी मतलब अपने हाथों में वज्र धारण करता हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण।
ध्यान रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण। तो मतलब वज्रपाणी किसके तरफ, कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें जो प्रधान पद क्या होगा, श्री कृष्ण जी होंगे। तो याद रखेंगे इसमें आपका कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं मृगावती किसकी रचना है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे मृगावती की रचना की बात करें दोस्तों, तो कवि कुतुबन ने 1503 ईस्वी में इसको लिखा था, याद रखेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबन। आगे देखते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अगर खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात आप लोग करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास। याद रखेंगे प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं आधुनिक काल की मीरा किसे बोलते हैं। बिना समय लिए हुए कम समय में चल रहे हैं आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता या टेढ़ापन, याद रखेंगे टेढ़ापन। जबकि याद रखेंगे जो आर्जव इसमें शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, आर्जव का मतलब होता है सीधा, याद रखेंगे सीधा। तो कौटिल्य का क्या होगा, आर्जव होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं शुद्ध वर्तनी छाटना है और किसका दोस्तों, ज्योत्सना का। तो ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, तो याद रखेंगे ज्योत्सना, याद रखेंगे ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप होगा ना ऐसा होगा, ये लिखा गया है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही मान लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार के जनक माने जाते हैं। जो आप लोग देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार के जनक किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे वक्रोक्ति अलंकार के जनक कुंतक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका अधोगति है ना, याद रखेंगे अधोगति में जो आपका उपसर्ग होगा अधा होगा, याद रखेंगे अधा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। मैंने तो अभी आपको बताया कि दोहे का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सोठा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आँख की किरकिरी होना मतलब कि अप्रिय लगना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब आप लोग इसको छाटेंगे तोड़ेंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा, मैं केवल आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो प्रत्युपकार में आपका यण संधि मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, आपका यण संधि मिलेगी। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगर प्रत्युपकार को आप तोड़ेंगे तो प्रति और उपकार शब्द से मिला हुआ है, आपको पता है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जब आप लोग प्रति का देखेंगे, इसको अगर मैं तोड़ ही कर बता दूं तो प्रति, ये ध्यान रखेंगे प्रति और धन के उपकार से मिला है प्रत्युपकार, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा प्रति जो शब्द है प्यारे, प्रति से आपका मिला है क्या, ई मिला है। और याद रखेंगे उपकार से आपका क्या मिला है, ऊ मिला है। तो जो आप लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी आपका ई के बाद ऊ आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए आपका कन्वर्ट हो जाता है यू में। इस प्रकार यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, आपका यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में अलंकार कौन होगा। तो तरनी तरुणा तट तमाल तरुअर तौछाय जो भी कुछ है दोस्तों, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत बार, ये 3 बार रिपीटेड प्रश्न है आपका यूपी टेट का। आगे देखते हैं दोस्तों घृणा का अस्थाई भाव क्या होता है। आप लोगों को पता है घृणा का अस्थाई भाव जो आप लोग रस में देखते हैं वह जुगुत्सा होता है। क्या होता है दोस्तों, जुगुत्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कलम का सिपाही किसकी रचना है, यही आपको बताना है। तो कलम का सिपाही की बात करें दोस्तों, तो कलम का सिपाही जो प्रसिद्ध उर्दू लेखक बोले जाते हैं, या आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा उर्दू लेखक किसे बोलते थे। तो प्रसिद्ध उर्दू लेखक कलम का सिपाही भी की बात करें, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किनकी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। इस बात को याद रखेंगे और चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग अगर इसको बहुत
तरीके से ध्यान भाव से देखिएगा तो आपको मिलेगा दही का दधी होता है, आग का आँच होता है, ऊँट का उष्ट्र होता है। बिल्कुल सही बात है। इस श्रृंगार का आप लोग याद रखना दोस्तों, इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना। आपको मिलेगा कि इस श्रृंगार का जो सही रूप होता है वह श्रृंगार इस तरह होता है। ये श्रृंगार का यही श्रृंगार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो जोड़ा है बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं पवन में कौन सी संधि होगी। याद रखना जो पवन शब्द आप लोग देख रहे हैं प्यारे, आप लोग इसको याद रखेंगे, पो धन के अन्न में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों? याद रखना ये पवन पो धन के अन्न में टूटेगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखना और ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे देखिएगा पवन में क्या होता है, इसमें आप लोग चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो आपको मिलेगा पो धन के अन्न, और पो धन के अन्न जो चीज़ें आप लोगों को दिख रही है ये वन में टूट जाएगा और पवन में इस प्रकार आपका कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी अयादी संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो निर्मेश का अर्थ क्या होता है यही आपको बताना है। तो निर्मेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। याद रखेंगे यह पत्रिका आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और सर्वप्रथम 1877 में हुई थी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरणविद अगर भी पूछे या व्याकरण शब्द ही दे दे तो याद रखेंगे व्याकरणविद भी पूछता है कहीं कहीं पे, तो व्याकरणविद व्याकरण जानने वाले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अरण्य का परिवारची शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे अरण्य का परिवारची शब्द होता है कानन। क्या होता है दोस्तों? कानन होता है। इस तरह याद रखेंगे अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन, और याद रखेंगे कानन का भी मतलब होता है जंगल या वन। आगे देखते हैं पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो ये पुरस्कार शब्द है ना, ये पूरा धन के, याद रखेंगे पूरा धन के कार में टूटेगा और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें जहाँ पे आती है वहाँ पे विसर्ग संधि का रूप हो जाता है। आगे देखते हैं पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते जैसा मंडोल गया। याद रखेंगे यहाँ पे उपमेय उपमान जैसी बात किया गया है और इसमें आपका उपमा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। याद रखेंगे पानी के कितने अर्थ हैं यही आपको बताना है। तो पानी के कितने अर्थ हैं आपको बताना है दोस्तों। तो इस जो पंक्ति आप लोग देख रहे हैं इसमें पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। कितने अर्थ बताए गए हैं दोस्तों? इसमें पानी का 3 अर्थ बताया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदि काल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे शोषक का क्या विलोम शब्द होगा? तो शोषक का आपका विलोम शब्द पोषक होगा। क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे शोषक का पोषक होगा। शोषक का मतलब शोषण करने वाला और पोषक का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला। तो इसमें आपका पोषक होगा। बिल्कुल आपका दोनों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों आप लोग देख रहे हैं तो ये याद रखेंगे यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ें आपके सामने है। शोषक का ठीक विपरीत पालन पोषण करने वाला होता है या सहारा देने वाला होता है। तो पोषक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सेम है तो बी सी दोनों को मान लीजिएगा। वाक्य रसातम वाक्यम किसका अर्थ है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब इस शब्द को आप लोग बिल्कुल ध्यान तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें वे चीज़ें मिलेंगी कि जो आपके वाक्य होते हैं ना, याद रखेंगे ये रस से परिपूर्ण वाक्य कविता है। इसका अर्थ है रस से परिपूर्ण वाक्य कविता है। तो आपसे पूछे कि वाक्यम रसातम वाक्यम किसका वर्णन है तो याद रखेंगे यह विश्वनाथ जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। वाक्यम रसातम वाक्य यह जो कथन है ये विश्वनाथ जी का है।
उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो उन्मेष की बात करें दोस्तों तो उन्मेष में आपका उद उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास किसकी रचना है यही आपको बताना है या किसकी कविता है। तो याद रखेंगे तुलसीदास जो कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अन्वय शब्द का अर्थ क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अन्वय किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे शब्दों में मेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, अन्वय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब होता है दोस्तों कि बिल्कुल आप उनके तरफ देखना ही ना, या उनसे आप अपना नाता ही खत्म कर लेना। तो बीमार होना होगा, नहीं होगा दोस्तों। गुस्सा होना होगा कि प्रतिकूल होना होगा कि दूसरी तरफ देखना। आप लोग देखिएगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आंखें फेर लेने का अर्थ है प्रतिकूल होना, पहले जैसा व्यवहार न करना। यह मुहावरा तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना सहयोग स्नेह वापस ले लेता है। याद रखना, तो आंखें फेर लेने का मतलब होता है प्रतिकूल होना। याद रखें प्रतिकूल होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मुख का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। मुख का अर्थ होता है बोलने में असमर्थ हो या बिल्कुल मौन अवस्था में जो रहे, इसको मुख बोलते हैं। और इसका जो आप बिल्कुल देखिएगा, इसका विलोम शब्द वाचाल होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो य वर्ण का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो इसका उच्चारण मुंह की छत से होता है। इस प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे, तालु बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहारी किस काल के कवि हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो बिहारी हैं वह रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखा। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट ही हल कराया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक फॉर